तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द एरर डिटेक्शन मेथड है, यानी ये एरर डिटेक्शन मेथड इस्तेमाल होता है हमारा। अब यहाँ पे कर क्या रहा है, इसको देख लेते हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में ये होगा, ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक मैसेज सेंड करते हो, जैसे ऑटोमेटिक में वन टाइम पासवर्ड आता है आपका, क्या होता है उसके अंदर, इसमें थोड़ा सा वेट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर ओटीपी नहीं आता तो वो कहते हैं रिसेंड इन 30 मिनट्स, रिसेंड इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या करता है, इसके आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए, हर एरर डिटेक्शन मेथड के 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे पहले सबसे पहले ये कहता है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में वो यूज करता है एक तरीके का जिसको आप कहते हो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। एआरक्यू बिल्कुल ऐसी है, आपने किसी को सलाम किया तो सलाम के जवाब आप वेट करोगे ना यार वो वालेकुम अस्सलाम बोले। अगर वो वालेकुम अस्सलाम नहीं कहता तो आप 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद दोबारा उसको सलाम कर लोगे। तो नंबर वन चीज ये है कि आप इसके अंदर ये यूज करोगे कि इज एन एरर डिटेक्शन मेथड। पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का इस्तेमाल करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये कि अगर रिप्लाई आ गया तो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव हो गई, नहीं आया तो वो नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पे यहाँ से शुरू करता है कि ये वेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का, और फिर टाइम आउट कर जाता है। टाइम आउट का मतलब ये कि जितना टाइम इंटरवल उसने रखा है जितनी देर में दूसरा रिस्पॉन्स दे। फिर क्या कहता है कि द रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स एन एरर डिटेक्शन कोड एज अ पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो कहते हैं रिसीविंग डिवाइस जो होती है वो एरर डिटेक्शन कोड जो है वो रिसीव करती है। फिर कहता है कि अगर आपके पास कोई एरर नहीं डिटेक्ट होता तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है। और उसके बाद कहता है यहाँ पे कि इफ एन एरर इज डिटेक्टेड, अगर ट्रांसमिशन में कोई एरर आया, इफ एन एरर इज डिटेक्टेड, तो रिसीविंग ड्राइव जो डिवाइस है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगी। नेगेटिव एक्नॉलेज का मतलब कि कोई ना कोई एरर रिसीव हुआ है। तो जब एरर रिसीव होता है तो फिर रिक्वेस्ट किस बात की होती है, रीट्रांसमिशन ऑफ डाटा की। तो कहता है इफ नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनी टाइप हैज बीन रिसीव, और अगर कोई एक्नॉलेजमेंट आती ही नहीं है किसी गिवन टाइम लिमिट के अंदर, तो डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रीसेंड हो जाता है। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो कि ARQ इज एन एरर डिटेक्शन मेथड विच मेक यूज ऑफ, इज एन एरर डिटेक्शन मेथड डिटेक्शन मेथड that uses positive or negative acknowledgement। इसमें क्या करता है, इसमें ये वेट करता है फॉर एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट कर जाता है। इसमें इस तरह से लिखता है कि इट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का एंड टाइम आउट हो जाता है। वो तो मैंने तुम लोगों को था। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि ARQ is an error detection method that uses positive or negative acknowledgement. It waits for the acknowledgement and timeout. If the acknowledgement is not received, अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे दो चीजें होंगी, या तो acknowledgement रिसीव होगी या नहीं होगी। तो हम कहेंगे if an acknowledgement is received, if acknowledgement is not received, अगर कोई acknowledgement नहीं आती, then the message is resent. Then the message is रीसेंड, फिर मैसेज को दोबारा भेज दिया जाएगा अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती, ठीक है। इफ एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव,
acknowledgement, if acknowledgement is received, then no error in transmission. ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये है एरर डिटेक्शन मेथड ARQ का। फिर एक चीज जो आपके पास आती है वो है कि एक चीज होती है CRC। अच्छा, CRC है क्या? CRC एक एरर चेकिंग मेथड है। ये देखता है कि भाई डाटा पैकेट्स जो भेजे जा रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। नंबर वन, दिस इन्वॉल्व सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द वन बिट्स इन द पेलोड। जितनी भी वन होती है उनको ऐड करेगा एंड स्टोरिंग दिस एज अ हेक्स वैल्यू इन द ट्रेलर बिफोर इट इज सेंड। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि जैसे हम कह सकते हैं द इन्वॉल्व इन द सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द वन बिट्स। एडिंग अप ऑल द वन बिट्स का मतलब है कि तुम्हें पता है बाइट में डाटा जाता है, तो 1 2 4 8 16 32 64 128, ये मैंने बना दिया 28 8 बिट्स का डाटा मैंने बना दिया, यानी 8 बिट इस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। इसमें जो जहां जहां वन लगा है, 64 के नीचे लगा है, 16 के नीचे लगा है और 2 के नीचे वन लगा है। सही है, समझ में आ रही है बात? तो इसके नीचे वन लगा हुआ है, बाकी सबके नीचे क्या लगा हुआ है? 0 लगा हुआ है। तो वो कहता है कि इन्वॉल्व सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द वन बिट्स। एडिंग अप ऑल द वन बिट्स का मतलब क्या है? 64 के नीचे लगा हुआ है, 16 के नीचे लगा हुआ है, 2 के नीचे लगा हुआ है। 64 16 80 80 और 2 82 हो गया। 82 हो गया, 82 डेसिमल में हो रहा है, तो वहां पे तुम किस में कह रहा है? एंड स्टोरिंग दिस इज अ हेक्स वैल्यू। अब 82 का हेक्साडेसिमल निकालने के लिए उसको 16 से डिवाइड कर दो, तो 16 5 जा 80 होता है, बच गया 2 52। तो बेसिकली ये जो भेजेगा डाटा, अगर उसने ये वाला डाटा भेजा है, ठीक है, तो इस वाले डाटा के साथ जो चीज लगा के भेजेगा वो क्या भेजेगा? जल्दी बोलो। 52 लगा के भेजेगा। तो वो यही बात समझाइए उसमें कि सेटिंग अप ऑल द वन बिट्स, एडिंग अप ऑल द वन बिट्स वो करेगा, उसको हेक्साडेसिमल के साथ ट्रेलर के साथ लगा के भेज देगा। वंस द पैकेट अराइव, दोबारा जब पैकेट पहुंचेगा और रिसीविंग कंप्यूटर उसको रिकैलकुलेट करेगा। अब अज्यूम करो इसमें से किसी भी एक में वन की जगह क्या हो गया? 0 हो गया। तो जहां पर तुम्हारे पास 80 आ रहा था, तो वो 80 तो नहीं रहा ना, उसमें से 16 माइनस कर दो, तो वो तुम्हारे पास तकरीबन बन गया 64। अब जब 64 तुम यहाँ रखोगे तो 16 का टेबल पढ़ोगे तो 16 4 द 64 और बच गया 0। 16 का टेबल है ना, एक सेकेंड, 16 और 64 और 16 80 था, 80 और 2 82 था, उसमें तो 82 था। 82 में से 16 निकालोगे, हाँ मैंने 80 में से निकाल दिया था, तो 82 में से 16 निकालोगे कितना बच रहा था? 66 बच रहा था। चलो ठीक है, यहाँ 2 नंबर बढ़ा दो तो ये 66 हो गया ना। तो 16 4 होता है, तो बच गया 2। मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ वैसे यहाँ पे। तो हम बात ही कर रहे थे कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो 66 आ रही थी, तो हमने उस 66 को जब किया तो 16 4 जा 64 होता है और 2 बचा, तो भेजा गया था हेक्सा में स्टोर होकर 52 और पहुंचा 42, तो इसका मतलब है बीच में क्या हुई है? गड़बड़ हुई। तो दिस इज व्हाट द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि भाई आप क्या करोगे, सेंडिंग ऑफ ऑल द वन बिट्स ऐड करोगे उसको, ठीक है, उसके बाद उसकी हेक्स वैल्यू बनाओगे। जब वो वैल्यू पैकेट अराइव हो जाएगा रिसीविंग एंड पे, तो उसको आप रिकैलकुलेट करोगे। द कंप्यूटर देन चेक दिस वैल्यू अगेंस्ट द वन इन द ट्रेलर। आपने ट्रेलर में भेजा था 52, ऐसे ही है, आपने ट्रेलर में भेजा था 52 और जब रिकैलकुलेट हुआ तो आपको कितना मिला? 42। इफ टू वैल्यू मैचेस, अगर वो 2 वैल्यू मैच कर गई तो ट्रांसमिशन में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर ऐसा है कि 2 वैल्यू मैच नहीं करी तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? री सेंड करना पड़ेगा। ये होता है हमारे पास CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अच्छा, अभी जैसे हमने पढ़ा, आप यू नो अबाउट इट कि भाई पैकेट स्ट्रक्चर जो होता है यानी डाटा सेंट इन पैकेट। नंबर वन, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जो डाटा होता है वो पैकेट में भेजा जाता है, और पैकेट का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3, 3 चीजें होती हैं। पैकेट का हेडर जिसके अंदर उसका आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स यानी सेंडिंग डिवाइस, आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, सीक्वेंस ऑफ पैकेट क्या है और पैकेट का साइज क्या है, और पेलोड का मतलब एक्चुअल डाटा जो 64 की आईवी टिपिकल होता है, और ट्रेलर के अंदर आप बताते हो कि एंड ऑफ द पैकेट पैकेट खत्म कहाँ पर हो रहा है, और अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा।
तो डाटा तो पैकेट में भेजा जाता है। डाटा को पैकेट में भेजने का एक मकसद ये भी होता है कि जब डाटा की डिलीवरी हो रही हो तो उसको मुख्तलिफ रूट्स मिल जाए, ताकि पैकेट उन मुख्तलिफ रूट से गुजरता हुआ थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। हो सकता है किसी एक रूट के ऊपर कोई मसला हो तो वो दोबारा रीरूट कर ले। तो पैकेट स्विचिंग के अंदर ये होता है कि अगर आप एक एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेज रहे हो, उसकी एग्जाम्पल उसने नीचे थोड़ा सा कलर के साथ इस तरह से डिस्क्राइब की हुई थी कि यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके फिर कर देता हूँ सही। कि ये एक इमेज है, तस्वीर जो होती है, और उस तस्वीर को रिसेंट भेजा जा रहा है फ्रॉम कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ। ये कंप्यूटर ए है और यहाँ से कंप्यूटर बी की तरफ डाटा जा रहा है। डाटा को आप पैकेट में भेजते हो। ये डाटा के पैकेट हैं, 1 2 3 4 5, ये डाटा के 5 पैकेट हो गए। अब आपका जो राउटर है उसने क्या किया, रूट 2 से 2 पैकेट भेजे और रूट 6 पे 3 पैकेट भेजे। अब क्या होगा, रूट 6 से रूट 8 की तरफ जाते हुए जो R6 पे 3 पैकेट आए थे, एक चला गया R8 की तरफ और 2 चले गए R5 की तरफ। तो इस तरह से होते होते, अलग अलग जगह से होते होते आपके कंप्यूटर बी के ऊपर ये सारे के सारे पैकेट्स भेज दिए जाएंगे। सवाल करो। इसके अंदर जैसे कि पैकेट्स है। मतलब पैकेट्स है, लेकिन ये अलग अलग उसमें है, मतलब हाँ, जहाँ अलग पे रेड कलर। नीचे है वहां पे ब्लू नीचे, तो ऐसे तो ऐसे करके ऐसा ऐसा इसलिए होता है, जाहिर है कि जब अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि एक डेस्टिनेशन से आप एक स्कूल से 5 बच्चे निकलते हो दूसरी किसी भी पिकनिक पॉइंट पे जाने के लिए, तो जाहिर है सब एक टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे, सब आगे पीछे होगे, बट स्टिल ये चीज होगी कि वहां जाकर आप रीअसेंबल तो हो जाओगे ना। जैसे होता है नॉर्मली, अगर आप एक जगह से निकलते हो तो आप कहते हो यार सब इस पॉइंट पे पहुंच जाना, फिर आगे साथ जाएंगे लेट सपोज, तो रीअसेंबलिंग होगी। इसके अंदर जो सवाल पूछ सकता है वो ये पूछता है कि यार इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स। तो जाहिर है हर चीज के यहाँ पर फायदे और नुकसान तो होते हैं। नंबर 1, देयर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। किसी एक लाइन के ऊपर डाटा नहीं जाता, मुख्तलिफ रास्ते मिल जाते हैं। इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेल्ड बिजी और फॉल्टी लाइन। अगर एक रास्ता खराब है, ऐसे ही है कि आप लोग 5 लोग जा रहे हो और एक दूसरे ने फोन करके बोला यार आगे मत आना, यहाँ पे यहाँ जाए मैं खुद वापस आ रहा हूँ। तो इसी तरह पैकेट भी आपका अगर आगे रूट नहीं मिलता उसको तो वो बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक करते हैं तो दूसरे पैकेट्स को ये चीज पता चल जाती है कि जो है आगे वाली लाइन फॉल्टी है, आगे मत जाना। जैसे रूट 9 में फॉल्ट है तो ये पीछे आ रही है। ठीक है, तो वो आगे चला जाएगा। नहीं, ये फॉल्ट नहीं है। रूट 9 पे ये जो R5 से R8 पे आया ना, ये आगे R9 को फॉरवर्ड हो रहा है, R9 इसको आगे R10 पे फॉरवर्ड कर रहा है, R10 इसको RBB कर रहा है। जो एरर है वो मैं बताऊं तो एरर होता है इसके अंदर क्या, लेकिन यहाँ पर इसका फायदा ये है कि एक ही कम्युनिकेशन लाइन पे रहोगे और ओवरकम कर सकते हो फेल और बिजी लाइंस को। और इजी टू एक्सपेंड द पैकेज, आप बढ़ा सकते हो, रूट बढ़ा सकते हो, पैकेट्स बढ़ा सकते हो। और हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग रूट से डाटा जाएगा तो डाटा तेजी से भी पहुंच जाएगा। बट स्टिल ड्रॉबैक ये होगा कि अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो गया तो उसको आपको रीसेंड करना पड़ेगा। द मेथड इज मोर प्रोन टू एरर। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप सामान भेज रहे थे अपना एक किनारे से दूसरे किनारे, पता चला किसी एक रास्ते के ऊपर जलाओ गिराव हो रहा है, उन्होंने आपके ट्रक को आग लगा दी, अब आपको उसको रीसेंड भेजना करना पड़ेगा। द मेथड इज मोर प्रोन टू एरर विद रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम स्ट्रीमिंग में ये अच्छा काम नहीं करता क्योंकि उसकी वजह ये कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग में तो डाटा जैसा आ रहा होता है उसको वैसे ही दिखना जरूरी है। आप मैच देख रहे हो, 3 गेंदें हो गई तो चौथी गेंद चाहिए ना आपको, तो वहां पे आप उसको रिट्रांसमिट तो नहीं करोगे आप। तो वहां पे ये काम नहीं करता कि कोई लाइव स्पॉट इवेंट हो रहा है तो यहाँ पे ये मसला करेगा। इफ देयर इज अ डिले एट द डेस्टिनेशन व्हाइल द पैकेट्स आर बीइंग रीऑर्डर, जब तमाम के तमाम पैकेट्स पहुंच जाएंगे रिसीविंग एंड पे तो उनको रीऑर्डर करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम ले सकता है। यहाँ पे एक बड़े अहम इशू को एड्रेस कर रहा है कि ऐसा होता है, इसको जरा समझना और इसके ऊपर आराम से 4 मार्क बनते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर अ पैकेट टू गेट लॉस्ट बिकॉज दे कीप बाउंसिंग। अब ये सवाल क्या है, सवाल ये कि इसी तस्वीर को देखो और आपसे अगर मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरा R7 है ना, R7 किसी वजह से खराब हो गया। अब R7 खराब हो गया, R3 से डाटा जा रहा है R7 की तरफ, R8 से R7 की तरफ डाटा जा रहा है। सही है, तो इसका एक उसने तरीकेकार बताया, उसने तरीकेकार बताया कि यार देखो, इट इज पॉसिबल फॉर पैकेट टू गेट लॉस्ट टू बिकॉज देखिए बाउंस, अब पैकेट आगे जाया जा रहा है लेकिन उसको आगे मजीद नहीं भेजा जा रहा तो वो बाउंस बैक हो रहा है। बाउंस बैक होते होते अगर लेट सपोज ये सिचुएशन आ जाए कि 2 3 4 राउटर यहाँ पे काम करना बंद करें, तो जैसे इसी की एग्जाम्पल ले लो R7 की, तो क्या होगा, R3 इसको भेजेगा, वापस नहीं आएगा, फिर दोबारा भेजेगा, फिर दोबारा भेजेगा। अब क्या करेगा, बार बार भेजते भेजते एक वक्त आएगा कि तुम्हारा जो जो पैकेट की वो है ना ट्रांसमिशन वो कंजेस्टेड हो जाएगी।
क्योंकि पैकेट बार बार क्या आ रहे होंगे, रिटर्न वापस आ रहे होंगे। आपने देखा किसी एक चौरंगी के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां अगर जमा हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, इन दी एंड उस चौरंगी पे गाड़ियां वापस आना शुरू हो जाती हैं। वापस आने की वजह से और ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि कुछ जा भी रही होती है और कुछ आ भी रही होती है, तो डाटा क्लॉक्ड अप हो जाता है। उसका उसने तरीकेकार बताया है यहाँ पे। वो ये बताया है कि जो बाउंस होती रहती हैं फ्रॉम राउटर टू राइटर, अब अगर उसको आगे जाने की जगह नहीं मिल रही तो वो किसी एक पे जाएगी, फिर दूसरे पे जाएगी, इस तरह करती रहेगी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो कहता है इवेंचुअली द नेटवर्क वुड जस्ट ग्राइंड टू हॉल्ट। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये पैकेट बाउंस होते होते तुम्हारा नेटवर्क जैम कर जाएगा। तो कहते हैं द नंबर ऑफ लॉस पैकेट माउंट अप, वो तो एक ढेर बन जाएंगे, जो लॉस पैकेट होंगे वो जमा होते चले जाएंगे, क्लॉगिंग अप द सिस्टम, और सिस्टम को थोड़ी देर के लिए जैम कर देंगे, होल्ड करवा देंगे। टू ओवरकम दिस, इससे बचने के लिए आप एक तरीकेकार इस्तेमाल करते हो, हॉपिंग। अब ये भी पूछ सकता है कि ये हॉपिंग क्या होती है, तो आप वहां बताओगे हॉपिंग ये होती है कि हर पैकेट के साथ एक हॉप नंबर लगा दिया जाता है। क्या बताया मैंने, हर पैकेट के साथ एक हॉप नंबर लगाया जाता है, और जब जब वो पैकेट अपनी डेस्टिनेशन से निकलता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने ब्राउन वाले पैकेट के साथ हॉप नंबर लगा दिया, और ब्राउन, और क्या होगा एवरी टाइम वो जब अपने एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसका हॉप नंबर माइनस होगा। जैसे कि राउटर ए से निकला R6 पे पहुंचा, इसका हॉप नंबर 10 से 9 हो गया, फिर ये R6 से फॉरवर्ड हो गया R5 पे गया, इसका हॉप नंबर 8 हो गया, फिर R5 से ये R8 की तरफ जा रहा है, इसका हॉप नंबर 7 हो गया, R8 से R9 की तरफ जा रहा है 6 हो गया, R9 से R10 की तरफ जा रहा है 5 हो गया। सही है, होगा क्या, अब इससे आगे की इसको जगह नहीं मिली, अभी क्या होगा, आगे जाएगा कुछ नहीं मिलेगा इसको, ये 5 के बजाय क्या हो जाएगा 4। सही है, हर दफा जब आगे बढ़ता है ना 4 हो जाएगा, 4 से किस पे चला जाएगा 3 पे, 3 पे जाएगा 2, और 2 पे जाएगा 1, और 1 पे जाने के बाद जब दोबारा बाउंस बैक होगा तो क्या हो जाएगा 0। 0 होने के बाद ये पैकेट ही तुम्हारे नेटवर्क से निकल जाएगा, पैकेट ही तुम्हारी लिस्ट से निकल जाएगा। ये कहानी उसने नीचे डिफाइन की है। तो कहता है कि एवरी टाइम इट लीव्स अ राउटर, हर दफा कोई भी पैकेट राउटर से लीव करेगा, जैसे उसने बताया हॉप नंबर 10 है राउटर 3 पे, R5 पे 9 हो गया, 8 पे 8 7 6 5 हो गया। अब क्या होगा कि ईच पैकेट हैज अ मैक्सिमम होप नंबर, हर पैकेट का एक होप नंबर होगा जहां से वो स्टार्ट करेगा, हर पैकेट। वंस अ होप नंबर रीचेस 0, एक दफा वो 0 पे पहुंच गया तो इसका मतलब है पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा, और उस पैकेट को वहीं से उठा के डिलीट कर दिया जाएगा। और फिर आखिर में जो मिसिंग पैकेट्स होंगे उनको फ्लैग कर दिया जाएगा, फ्लैग का मतलब उनकी निशानदेही कर दी जाएगी, उनके ऊपर कोई ना कोई लेबल लगा दिया जाएगा रिसीविंग कंप्यूटर की जानिब से, जो बाद में उसको रिक्वेस्ट कर दिया जाएगा कि यार इसको भेज दो। आपने कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा, आपके सामान के बहुत सारे पार्ट्स पहुंच गए, लेकिन एक गाड़ी जो थी वो लेट्स सपोज खराब हो गई, वो पहुंच नहीं पाई, या वही मैंने बताया कि जला दी, उसको किसने जला दिया, तो अब क्या होगा कि जो आपका रिसीविंग एंड वाला कंप्यूटर है वो बोलेगा यार सब कुछ तो पहुंच गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज आपकी रह गई थी वो आप दोबारा से भिजवा। ये वाला पॉइंट समझ में आता है। तो ये बेसिकली आपके पास पैकेट का ये जो होता है तुम्हारा पैकेट स्विचिंग होती है, ये होती है, और उस पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, इस तरह से डाटा निकलता है। और तो इसमें हॉप नंबर क्या करता है, ये सिस्टम को क्लॉक्ड अप होने से बचाता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं विद डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिट होते हुए तीन फैक्टर्स को हमने बड़ा अहम देखना होता है डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन की हम बात करेंगे कि क्या एक डायरेक्शन के अंदर है या फिर बोथ डायरेक्शन में है। जैसे मैं कहता हूँ सेंडिंग डाटा टू द प्रिंटर, ये वन डायरेक्शन है टू डायरेक्शन, वन डायरेक्शन है, क्योंकि प्रिंटर को तुम डाटा भेजते हो तो प्रिंटर तुम्हें कुछ नहीं भेजता। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है इन वन डायरेक्शन, अगर वन डायरेक्शन की बात करो तो वो है सेंडिंग डाटा टू द प्रिंटर। और इन बोथ डायरेक्शन, अगर बोथ डायरेक्शन की बात करो तो सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल। आपको वो चैनल आगे बढ़ो तो आपको नहीं नहीं, उससे वो चीज तो नहीं है, बट स्टिल जो बोथ डायरेक्शन वाला डाटा है, बोथ डायरेक्शन ऑफ डाटा की एग्जांपल हो सकती है, जैसे मोबाइल पे कॉल करते हैं हम, वो बोथ डायरेक्शन की एग्जांपल हो गई ना, कि हम सलाम करते हैं वहां से वालेकुम अस्सलाम करते हैं, तो ये आ गया। अच्छा, ये हो गई डायरेक्शन। फिर दूसरी चीज होती है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कितनी बिट्स जा रही हैं कितने वक्तों में, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कह रहे हैं ना हाउ मेनी बिट्स कैन बी सेंट एट सेम टाइम, तो इसके अंदर जो चीज आ जाती है वो आ जाती है सीरियल। सही है,
और फिर इसमें आ जाती है पैरेलल, क्योंकि सीरियल का मतलब होता है 1 बिट एट अ टाइम, पैरेलल का मतलब होता है मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। और इसी के अंदर फिर एक चीज आ जाती है सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। इस डाटा इस टेबल को याद रखो, कहते हैं ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड के अंदर सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है। सिंपलेक्स की सीधी सीधी एग्जांपल है डाटा वन डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बेसिकली डाटा जा रहा है वो जा रहा है वन डायरेक्शन में, डाटा एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल सिंपलेक्स की क्या हो सकती है, आ, मैं ये बता रहा हूँ जैसे कि सेंडिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पीसी से प्रिंटर को जो डाटा जा रहा है वो आपका कहलाएगा सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। या जो आपके घर में केबल टेलीविजन ट्रांसमिशन आती है, केबल टीवी आप देखते हो, तो वहां पे टीवी पर सिर्फ डाटा आ रहा होता है ना, आपसे यहाँ वहां पर कुछ तो नहीं जा रहा होता। तो सिंपलेक्स ट्रांसमिशन में याद रखना, वो कहता है कि सिंपलेक्स ट्रांसमिशन में वो वन डायरेक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक जा सकती है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी सेंडिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द प्रिंटर, आप कंप्यूटर से जो डाटा प्रिंटर को भेजते हो वो सिंपलेक्स कहलाता है। द सेकेंड थिंग इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में कहता है कि बोथ डायरेक्शन में डाटा जाता है बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम के ऊपर नहीं जाएगा, यानी अगर आ रहा है तो जाएगा नहीं, अगर जा रहा है तो आएगा नहीं। तो ये बिल्कुल उसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो, वॉकी टॉकी आपने नाम सुना होगा। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, वॉकी टॉकी में आपने सुना होगा कि अगर एक बंदा बात करता है तो अपनी बात के मुकम्मल होने पे वो कहता है ओवर, इसका मतलब ये कि मैं बोल चुका हूँ, अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में डाटा दोनों डायरेक्शन में आना जाना कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम ट्रांस यानी साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ दोनों जगह आना जाना कर सकता है। फिर ये हो गया तुम्हारा सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, जो कि तुम्हारे ट्रांसमिशन मोड है। फिर अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन अलग है, मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन अलग है, और टाइप्स ऑफ मोड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, ये मोड्स हैं। और टाइप्स कौन कौन सी हैं, सीरियल और पैरेलल। इस तस्वीर को गौर से देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में सीरियल और पैरेलल, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। तो इसमें कहता है सीरियल में, सीरियल इज अकर्ड व्हेन डाटा इज सेंड वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर, एक ही वायर होगा उसमें बिट एक ही करके भेजी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि सेंडर से रिसीवर की तरफ एक ही तार है जिसमें डाटा जा रहा है, तो एक ही सेकंड में एक बिट जा रही है। इसमें ना तुमसे फायदे नुकसान पूछता है, जैसे कहता है कि अगर लॉन्गर डिस्टेंसेस की बात करो, डाटा को दूर भेजना है तो सीरियल ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा, लेकिन साथ साथ वो स्लोअर रेट के ऊपर भी होगा पैरेलल के मुकाबले में, क्योंकि वो एक वायर का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर डेस्टिनेशन के ऊपर फुली सिंक्रोनाइज पहुंचेगा। अब ये फुली सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को एक ही बस में बिठा के भेजा जाए तो आप सब डेस्टिनेशन पर एक साथ पहुंचोगे। तो ये उसकी एग्जाम्पल हो गई। और सीरियल की एग्जाम्पल में कह रहा है जैसे यूएसबी होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, वो उसकी एग्जाम्पल होती है सीरियल की। ऑन दी अदर साइड अगर आप पैरेलल की बात करो, तो पैरेलल ट्रांसमिशन यहाँ देखो राफे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखो, पैरेलल में मल्टीपल वायर्स हैं, तो उसका फायदा ये है कि डाटा तेज पहुंच रहा है। जहां वहां पे एक सेकंड में एक बिट जा रही थी, यहाँ पे एक सेकंड में 8 बिट चली जाएगी, ऐसा ही होगा ना। जैसे स्विमर समझ लो अब अगर स्विमर्स 8 चैनल्स पे मूव कर रहे हैं तो वो कम टाइम पे सारे के सारे एक ही टाइम के ऊपर सब पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं इसमें सेवरल बिट्स आप ट्रांसमिट करते हो ओवर अ सिंगल, ओवर अ सेवरल वायर्स। तो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन लॉन्गर में जाके ये फिर सिंक्रोनाइज नहीं रहती। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक चीज वो बताता है कि यहाँ पर इसमें एक इशू आता है, इसको आप कहते हो स्क्यू, स्क्यू। अब स्क्यू क्या है, देखो लिखा हुआ भी है, स्क्यू का मतलब है कि डाटा कैन अराइव अनसिंक्रोनाइज, यानी ये में जो मैंने एरोस बनाए हुए ना वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है जो पहली वाली चैनल है वो तेजी से चला जाए, दूसरा चैनल थोड़ा स्लोली पहुंचे, तीसरा उससे भी स्लो पहुंचे, और चौथा उससे भी स्लो पहुंचे, फिर पांचवा तेज पहुंचे, फिर छठा स्लो पहुंचे, आठवां सातवां फिर और तेज पहुंचे, और आठवां स्लो पहुंचे। तो इस चीज को आप स्क्यू कहते हो कि डाटा सिंक्रोनाइज नहीं पहुंचता। यहाँ सिंक्रोनाइज का मतलब ऐसे ही कि आप लोग सब मेरे पास आते हो, तो अब मेरे पास आते हुए
आप सब अलग अलग जगह से आ रहे हो। अगर आप एक ही घर से आ रहे होते और एक ही गाड़ी से आ रहे होते तो फिर आप मेरे पास सब सेम पहुंच जाते। लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आप मेरे पास कभी भी एग्जैक्टली 6 बजे के टाइम पे एग्जैक्टली तीनों बेल नहीं बजा रहे होते। ठीक है, तो एक चीज ये आ गई। हाँ, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए अच्छा होता है और फास्टर होता है क्योंकि मल्टीपल वायर्स होती हैं। तो जितनी भी इंटरनल सर्किट्स है ना कंप्यूटर के, वो पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन हो सके। उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे बताता है, सीरियल पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ कि सीरियल पैरेलल के कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको नजर भी आ रहे होंगे यहाँ पे। तो सीरियल के बारे में कहता है कि भाई सिंगल बिट एक वक्त जाती है, सिंगल वायर पे जाती है और सिंक्रोनस होती है। और पैरेलल जो होता है वो सेवरल जाती हैं, मल्टीपल वायर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ये इसके वो फायदे आ गए। तो ये तो तुम्हारे पास आ गए सीरियल और पैरेलल के। फिर इसके अंदर इसने क्या बोला है कि सीरियल ट्रांसमिशन जो होती है वो रिलायबल होती है लॉन्गर डिस्टेंसेस के, लेस लाइकली द डाटा टू बी स्क्यू। सीरियल के अंदर डाटा स्क्यू नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। और फिर इसके अंदर इंटरफेरेंस भी कम होती है क्योंकि सिंगल वायर इस्तेमाल होता है। एक वायर इस्तेमाल करते हैं इसलिए सस्ती है, सीरियल कॉस्ट के मुकाबले में सस्ती है क्योंकि उसमें एक वायर इस्तेमाल हो रहा है। और फास्ट कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ प्रिंटर इज लिमिटेड बाय इट्स प्रिंटिंग स्पीड। तो कुछ जगहों के ऊपर सीरियल और कुछ जगहों पे पैरेलल का इस्तेमाल हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगर इसी तरह के और मिल जाए। जैसे ये सीरियल सिंप्लेक्स मिला के पूछता है, तो सीरियल का मतलब क्या है यहाँ पे जरा गौर से देखना। कि कह रहा है भाई देखो सेवरल बिट ऑफ डाटा सेंड डाउन, सेवरल का मतलब है मल्टीपल डाटा जा रहा है इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। ये वाला कौन सा होगा? क्या सेवरल बिट सेवरल बिट्स। बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। बोलो। इसके नीचे और भैया ऑप्शन प्रायोरिटी के नीचे या आपकी वो है पैरेलल हाफ डुप्लेक्स होगा क्योंकि सेवरल बिट्स भी जा रही हैं और नॉट एट अ टाइम। सेवरल बिट ऑफ डाटा सेंड डाउन सेवरल वायर्स इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। several bits of data sent down several wires in both direction at the same time। एक के दो हो सकते हैं। किसके? एक के दो हाँ, एक के दो हो सकती है। यही होगा। लेकिन इसमें मसला ये भी तो है ना, बट नॉट एट द सेम टाइम में तो हाफ डुप्लेक्स है ना, नॉट एट द सेम टाइम है ना। चलो इसको देख लेते हैं पहले। इवन और ऑड नंबर ऑफ वन बिट सेंट टू इन अ बाइट, ये पैरिटी हो गया। ठीक है। अच्छा, वन बिट सेंट एट अ टाइम ओवर सिंगल वायर, वन बिट सेंट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर इन वन डायरेक्शन, तो वो सिंप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। और एडिशनल डिजिट प्लेस एट द एंड ऑफ द नंबर टू चेक इफ द नंबर हैज बीन एंटर्ड करेक्टली। चेकसम नहीं है, एडिशनल बिट हम किस में लगाते हैं? चेकसम में लगाते हैं यार, की तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है। चेकसम में ये होता है कि एडिशनल बिट आप लगाते हो ना सबसे आखिर में, चेक डिजिट तो नहीं है इसके अंदर कहीं और। इवन ऑड, इवन ऑड वाला तो ये होता है ना पैरिटी चेक, ये रहा इवन और ऑड वाला। और इसके अलावा है 1 2 3 4 5। अच्छा, जैसे इसमें ARQ है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट्स क्या है ये वाला होगा। क्या कहता है, एरर डिटेक्शन मेथड यूजेस रिस्पांस एंड टाइम आउट। ARQ अभी पढ़ा है ना मैंने, कि एरर डिटेक्शन मेथड होता है, रिस्पांस करता है और टाइम आउट हो जाता है। अगर रिस्पांस नहीं सेंड बैक होता तो फिर वो दोबारा से रीसेंड करता है। और ये वाला मैं बता चुका था, चेकसम क्या है, इज एन एडिशनल डिजिट। ठीक है। इस वाले का क्या आ जाएगा, चेकसम इज अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डाटा। इसको देख लेते हैं, अ वैल्यू इज ट्रांसमिटेड एन एडिशनल डिजिट। अच्छा, ये जो एडिशनल डिजिट है ना वो चेक डिजिट होता है। अगर एडिशनल डिजिट आए तो वो कौन सा होता है? चेक डिजिट होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, चेक सम आ जाएगा क्योंकि एडिशनल डिजिट तो है नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाले में से तो नहीं था, इसमें भी नहीं था, एडिशनल चेक सम है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अ वैल्यू ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा इट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द अदर एलिमेंट्स ऑफ द डाटा स्ट्रीम। अदर एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ वन की तादाद को गिन रहा था ये, और उसके बाद आखिर के अंदर ट्रांसमिशन के एरर चेक कर लेता है। तो इस तरह से इसके सवाल सीरियल और पैरेलल के आ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपना सामने घुमाया ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सीरियल बस की आप बात करते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस जो है
यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, इसके एंड में आपको इसके सीरियल पैरेलल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे, वो आप उसको पढ़ लोगे। यूएसबी के बारे में बस देखो, नंबर वन एक तो चीज याद रखो, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है नंबर वन। इसके फायदे नुकसान के बारे में भी उसने बताया था कि भाई यूएसबी के फायदे नुकसान क्या होते हैं, कि यूएसबी में, यहाँ से देख लो उसको, ये रहा सीरियल पैरेलल तो हो गया था। तो यूएसबी क्या होती है, यूएसबी के अंदर आपके पास एक वायर होता है डाटा भेजने का, यहाँ लिखा हुआ भी होगा डाटा प्लस और डाटा माइनस, एक डाटा भेजने का और एक डाटा रिसीव करने का। यूएसबी के अंदर ये होता है कि जब आप यूएसबी को लगाते हो तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, नंबर वन। नंबर टू के अंदर बात करते हो कि वो उसके पास ऑटोमेटिकली एक डिवाइस ड्राइवर होता है जिसकी वजह से वो इस यूएसबी को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और फिर उसके बाद जब आपके पास आप यूएसबी कभी कनेक्ट करते हो तो न्यू डिवाइस डिटेक्ट हो जाती है और कंप्यूटर जो होती है उसका डिवाइस ड्राइवर देखता है कि है या नहीं है। अगर नहीं होता तो वो आपसे कहता है इसको डाउनलोड कर लो। देखो ये थी कि यूएसबी के फायदे नुकसान क्या है। नंबर वन, जो यूएसबी आप प्लग इन करते हो कंप्यूटर से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है। यूएसबी कनेक्ट करते हुए वो एक ही वन वे फिट होती है वो, तो ये भी एक फायदा, उसको इधर उधर नहीं, यानी वन वे फिट कर रहे होते हो। और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है, चाहे यूएसबी हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, सबका सब किसमें आता है, यूएसबी कनेक्शन के अंदर आता है। यहाँ यूएसबी का मतलब फ्लैश ड्राइव नहीं है, या यूएसबी का मतलब ये कनेक्शन है, ठीक है। ड्रॉबैक ये होता है कि ये 5 मीटर से ज्यादा इसकी केबल लेंथ नहीं होती। दूसरी चीज ये कहता है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, यूएसबी के ना वर्जन आते हैं 1.0, 2.0, 3.0। तो अगर आप किसी सिस्टम में जो 3.0 को सपोर्ट करता है और उसमें अगर आप 2.0 लगा दो तो वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर आगे उसने बताया भी था कि मे नॉट ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय द लेटेस्ट कंप्यूटर, आने वाले वक्तों के अंदर सपोर्ट नहीं होगा। तो इवन द लेटेस्ट वर्जन यानी वर्जन 3 और वर्जन 4 जो होते हैं उनका डाटा ट्रांसफर रेट आपका ईथरनेट केबल से कम होता है। इंटरनेट केबल जो होती है ना उसका डाटा रेट ट्रांसफर ज्यादा होता है यूएसबी के मुकाबले में। तो ये तीन तीन आपको उसके कम से कम याद होने चाहिए। आप यूएसबी पोर्ट्स और लगा सकते हो और यूएसबी जो होती है वो बैकवर्ड कंपैटिबल होती है। फिर इसके बाद आपके पास इसी का एक आखिरी टॉपिक होता है जो है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। मैथ्स में पढ़ते हो सिमेट्रिक आप कहते हो एक जैसा, और असिमेट्रिक वो होता है जो मुख्तलिफ सा होता है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना याद रखना, इसमें सेम की इस्तेमाल होती है डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब आप पूछोगे इनक्रिप्ट क्या होता है, इनक्रिप्शन मींस हाइडिंग द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा। डाटा की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अगर तुम हाइड कर लोगे ना तो वो सिमेट्रिक वो बन जाएगा इनक्रिप्शन। अब आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आपको इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए कि आप अपनी बैंक डिटेल, मेडिकल हिस्ट्री या लीगल डॉक्यूमेंट सबको नहीं दिखाना चाहते। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। वो टेक्स्ट जो आपको आसानी से समझ में आता है उस टेक्स्ट को आप कहते हो प्लेन टेक्स्ट, यानी ओरिजिनल डाटा बीइंग सेंट, इसको आपने कहा प्लेन टेक्स्ट। लेकिन जब वो किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में चला जाता है तो उसको आप साइफर टेक्स्ट कहते हो। तो उसकी एग्जाम्पल वो इस तरह से देता है जैसे सिमेट्रिक एग्जाम्पल है। तो सिमेट्रिक में कहते हैं कि सिमेट्रिक यूजेस इंक्रिप्शन की, सेम की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। उसने कहा 4291362856 ये है मेरी इनक्रिप्शन की, याद रखना। और मेरा मैसेज है कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग। आपने क्या किया, कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग उसके नीचे 429136 डाला और फिर दोबारा रिपीट कर दिया। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सी के नीचे अगर 4 लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सी के बाद जो 4 कैरेक्टर है वो बताओ। सी के बाद DEFG, जी आता था आपने जी लिख दिया। ओ के बाद 2 कैरेक्टर के बाद MNO, पी के बाद क्यू आता था आपने क्यू लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखो ये ऊपर लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग ये आसान है समझने को, या नीचे लिखा हुआ GQ VQ XZ GZ समझ में आता है, ऊपर वाला आता है। इसका मतलब जो नीचे वाला है वो मैंने क्या बताया यहाँ पे साइफर टेक्स्ट है। तो आप इसी तरह अपने टेक्स्ट को बआसानी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो एक आखिरी चीज रह जाती है वो रहती है 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स, इस तरह से आता है। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन तो ये है। इसके बाद एक चीज आती है असिमेट्रिक इनक्रिप्शन, ठीक है। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन तो ये हो गया। अब असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या करेगा ये आखिर के अंदर, असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में ये कि वहां पे 2 की का इस्तेमाल होता है, वन इज टू इनक्रिप्ट एंड द अदर इज टू डिक्रिप्ट। वहां पर ये चीज उसने बताई है। हाँ, तो अब हम यहाँ अगर देखें
सिमेट्रिक तो हमने कर लिया था, वी विल मूव ऑन टू द लास्ट ऑफ असिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें, ये आ रही है असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में आपको याद होगा कि नाम से जाहिर हो रहा है, यहाँ दो की इस्तेमाल होती है, यहाँ लिखा हुआ भी है। असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है, इट मेक यूज ऑफ टू कीज, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ये ऐसे ही कि मैं आपको एक मैसेज कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे अपनी ईमेल खोलनी होगी और मैसेज लिखना होगा, और अगर उस मैसेज को आपने देखना है तो आपको अपनी ईमेल डालनी होगी और अपना पासवर्ड डालना होगा। तो ये जो ईमेल है ये क्या कहलाती है, पब्लिक की, विच इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, सबके पास मेरा ईमेल एड्रेस है। लेकिन प्राइवेट की वो है ओनली यूज टू यूजर कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस इज द पब्लिक की और पासवर्ड इज द प्राइवेट की। तो बोथ कीज आर नीडेड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। मैंने तुम्हें एक मैसेज किया होगा, कोई भी नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि वो ईमेल में मौजूद है। उसको देखने के लिए तुम्हें क्या इस्तेमाल करना होगा, अपनी पब्लिक और प्राइवेट की। जब मैं तुम्हें वो मैसेज करूंगा तो मैं सबसे पहले अपनी ईमेल खोलूंगा, उसमें पासवर्ड डालूंगा, तो ये मैंने इनक्रिप्ट कर दिया। ये असिमेट्रिक एग्जांपल है। तुम मेरे मैसेज को देखना चाहोगे तो तुम अपना ईमेल आईडी डालोगे और अपना पासवर्ड डालोगे तो मेरा मैसेज देख सकते हो। तो वो यही कहता है कि बोथ टाइप ऑफ की आर नीडेड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। मैंने जो भेजा इनक्रिप्ट था और जो तुमने देखा उसको डिक्रिप्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैचिंग पेयर ऑफ कीज यानी पब्लिक और प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं। मैचिंग पेयर ऑफ की का मतलब है मेरा ईमेल तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं अपने आईडी के साथ क्या नहीं लगाऊंगा, पासवर्ड। मेरा आईडी और पासवर्ड मैच करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है।